ओके, वीडियो भी आ गए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोग सारे कितने हो? कोई भी बच्चा नहीं आया हुआ अभी? ये कौन है? ये कौन बोल रहा है? आगे अच्छा, पीछे होकर बैठा। मैं क्लास ले रही हूँ, अपना आना इधर। आपने चाय तो लेना की? नहीं, कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों में से अभी तक एक भी इधर नहीं मौजूद। ठीक हो गया, मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, ब्राउनी है, ब्राउनी आया अभी इधर। ओके, मैं क्लास शुरू कर रही हूँ अभी। क्लास इफ्रा, बेटा बाकियों को भी बोलो क्लास में आ जाए, इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा आया उधर क्लास में। जी मैम, मैं कहती हूँ। प्लीज उनको बोलो, ये लुबना कलसूम सिर्फ आई है अभी। ठीक, ओके जी मैम। ऑलराइट, मैं क्लास शुरू करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टेटस एज़्थमेटिकस। ठीक हो गया? स्टेटस एज़्थमेटिकस में क्या होगा? इट इज अ सीवियर प्रोलॉन्ग एस्थमा अटैक है। प्रोलॉन्ग एस्थमा अटैक यानी कि एक एस्थमा अटैक आया है और वो भी खत्म नहीं हुआ तो कि दूसरा आ गया। ठीक है, सो वो पेशेंट अभी अपना सांस अभी बहाल भी नहीं कर पाता कि एक और आ जाता है, तो उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। प्रोलॉन्ग एस्थमा अटैक है दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रेडिशनल थेरेपी। किसी ट्रेडिशनल थेरेपी पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लाइक यू नो एपिनेफ्रिन है, माइनोफिलिन है, जो भी है आप उसको दे रहे हो, लेकिन उसको जो एक अस्थमा का अटैक आया है वो अपना टाइम पूरा करेगा। और ऐसा होता है एस्थमेटिकस में कि एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा आ गया। एक तो ये एस्थमेटिकस है, एक एपिलेप्टिकस है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसमें भी है कि एक फिट खत्म नहीं होता कि दूसरा फिट आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज एस्थमेटिकस। एक एस्थमा का अटैक खत्म नहीं हुआ, एक और आ गया, सो दैट इज प्रोलॉन्ग एस्थमा अटैक। Onset may be rapid, but but usually is gradual, occurring over several days. ठीक है, अब क्या है, इसका ऑनसेट इतना जल्दी है, लेकिन ग्रेजुअली वो कुछ दिन लेता है। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिकस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब किन किन चीजों से वो कैरेक्टराइज्ड हो रहा है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे बड़ी चीज है कि जो सांस लेने की जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्पैज्म, ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है म्यूकोजल उडीमा का। ठीक है, एंड देन द थर्ड वन इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। So you can see that there are three major points इसके एस्थमेटिकस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी, सबसे पहले है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किन तीन वजहों से हो रही है? स्पैज्म, ब्रोंकियल स्पैज्म की वजह से, ठीक है, ऑफ द स्मूथ मसल्स, देन म्यूकोजल उडीमा, उडीमा हो जाने की वजह से, ठीक है, और तीसरी चीज उसने बताई है हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। Obstruction airway interference with the exchange and increase airway resistance. अब ये किस वजह से इंटरफेरेंस हो रही है? इंटरफेरेंस हो रही है विद द गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? गैस एक्सचेंज ये इन गुच्छों में होता है। दीज आर दी एल्वोलाइज। ठीक है, इनके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन, इनमें
गैस एक्सचेंज में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रही है। Now, severe elevation in intrathoracic pressure may interfere with the venous return. Venous return जो खून वापस हार्ट में आ रहा है वो venous return है, and the cardiac output. जब venous return जब लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश करके कहाँ जाता है, that goes in the aorta. अब जब aorta में जाएगा that's the cardiac output, कितना उसका आउटपुट हुआ, तो ये सारा क्या हो जाता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर में इंटरफेरेंस आ गया, रिजल्टिंग इन पैराडॉक्सल, ये पैराडॉक्सल नहीं है, डॉक्सिकल नहीं है, इट्स पैराडॉक्सिकल pulses and blood pressure in which quality and pressure decreases with inspiration. Now, what is paradoxal pulses? ठीक है, पैराडॉक्सल पल्सेस जो हैं, या फिर आप कह रहे हो पल्सेस पैराडॉक्सल, आप कह लो एबनॉर्मली लार्ज डिक्रीज है इसके अंदर इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में जो है कितना आपने ब्लड फेंका, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल फॉल जो है प्रेशर का इज लेस देन 10 mm HQ, ठीक है, पर मर्करी, मिलीमीटर पर मर्करी, दैट्स द नॉर्मल पल्स प्रेशर जो कि फॉल होता है। नाउ व्हाट इज पैराडॉक्सिस पल्सेस, इसके अंदर ये होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है एकदम डिप करता है, ठीक है, इट डिप ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेते वक्त वो एकदम डिप कर जाता है ड्यू टू हार्ट और लंग कंडीशन, ठीक है, इफ योर हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल, इफ योर लंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, तो उसमें ये ऐसे होता है। और ये किन हालात में आपका ये लंग्स और दिल जो है ठीक से काम नहीं करता, इट इज बिकॉज ऑफ एस्थमा, ठीक है, एस्थमा में क्या होता है कि आपका जो लंग्स और जो आपका हार्ट है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम डिप कर जाता है, फॉल कर जाता है। और इसमें एक और चीज़ थी, ना सिर्फ एस्थमा है बल्कि बिकॉज ऑफ हेवी ब्लड लॉस, उसमें भी ऐसे हो जाता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, यानी कि हाइपोवोलेमिया हुआ, उससे क्या हो गया, आपके पास जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम डिप कर सकता है। बट मेनली अभी हम देख रहे हैं हार्ट, ये एस्थमा देख रहे हैं, उसमें मिलेगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, ठीक है, अब स्टेटस एस्थमेटिकस में इट इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बेटा यहाँ पर लोग सिर्फ 2 आए हैं, तो आप लोगों किधर हो, प्लीज दूसरों को भी कॉल करो कि क्लास अटेंड करें, सिर्फ 2 लोग काफी नहीं है, 3 हो गए हैं अभी, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग टाइम पर नहीं आते हो, जबकि मैंने कितनी देर पहले का कहा हुआ है। आप लोगों को सारों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैडम, यस वेरी गुड मैडम, आप लोग सारे क्यों नहीं आ रहे हो? प्लीज अपने दूसरों को कॉल करो ताकि वो क्लास से ज्वाइन करें, राइट? ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, सो फोर्थ, ठीक है, एक्सपोजर टू एलर्जेन सच एज स्मोक, डस्ट, ठीक है, अब स्मोक डस्ट में हम लोग ने लास्ट टाइम इनहेलेशन पढ़ा था, इनहेलेशन इंजरी पड़ी थी, सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्मोक, बहुत सारा स्मोक अंदर चला गया। डस्ट में यू वर्क इन द इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे कालीन बन रहे हैं, रुई ढूंढी जा रही है, आप लोग खेत में वो क्या छटते हैं, कनक छटते हैं, ठीक है, सो ये सारा डस्टी एरिया बन जाता है।
So exposure to allergens में such as smoke and dust. Drug reaction में there are certain drugs which causes reaction, और आपका जो अस्थमा है, आपका जो सांस है वो खराब हो जाता है. Failure to take prescribed asthma medication. अब हम लोगों में बहुत सारों में जो मेजर प्रॉब्लम है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके, क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन बिल्कुल बाकायदगी से टाइम पर नहीं ले पाते. We get so involved with our work that we forget to take our medication on time. So the best thing is कि आपको जब भी कभी याद आ जाए कि you have forgotten to take your medication, please do take your medicine, because अगर आप लोग अपना मेडिसिन को skip कर देते हो तो फिर क्या होता है कि उसका फायदा कोई नहीं होता. You have to start it all over again. ठीक है. जो मेंटल सिक पेशेंट होते हैं, सिजोफ्रेनिया सॉर्ट ऑफ, उनके साथ क्या होता है कि ये रिलैप्स हो जाता है. The things which is resolving you have to start it all over again. ठीक है. तो इसी तरीके से certain diseases में ये भी एक डिजीज है जिसमें आप क्या करते हो, you fail to take prescribed as the medication, और वो वर्स होना शुरू हो जाए. And then there is stress. बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से एस्थमा अटैक्स हो जाते हैं. दे हैव टू टेक देयर इनहेलर बिकॉज दे गेट सो एंजाइटी और इतना स्ट्रेस हो जाता है उनमें कि उनकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. जब ब्रीदिंग फास्ट होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसकी सांस में खराबी आनी शुरू होती है. फिर वो इनहेलर लेते भी रहे तो भी वो अपना प्रोलॉन्ग होता चला जाता है. ठीक हो गया. Here you can see the bronchioles. This is the क्या कहते हैं, इन्होंने कहाँ से निकाला छोटा सा. This is the blue part is the carbon dioxide. You can see these are the blue side is the carbon dioxide and the white side is the oxygen. Here comes the oxygen. ठीक है. यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है. अब क्या होता है कि these are your bronchioles. टाइट मसल बैंड, ये आप देख रहे हो, टाइट होने से यहाँ पर भी बैलून्स बन रहे हैं सर, इतने वो बैलून्स टाइट हो गए हैं. ठीक है. ये जो यूँ समझो कि ये आपके पास एक ब्रोंकियल ट्री है और ब्रोंकियल ट्री के ऊपर जो ये बैंड लगे हुए हैं, ये बैंड मसल बैंड जो है ये टाइट होने शुरू हो गए क्योंकि जो क्या कहते हैं ये ब्रोंकियल्स हैं आपके. ठीक है. ये ब्रोंकियल ट्री जो है ये दिस इज योर ब्रोंकियल ट्री. ठीक है. योर दिस ब्रोंकियल ट्री गेट्स स्वोलन, राइट. ये स्वोलन, और जो उसके ऊपर आपको ये पर्पल कलर के बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, द बैंड्स, मसल बैंड जो है ये टाइट होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. ओके. अब इसी को अंदर खोल के देखें तो आपके पास ये येलो कलर का म्यूकस है. ठीक है. ये इतना ज्यादा म्यूकस है और इसके अंदर से आप कितनी हवा गुजार सकते हैं, कितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है. इसको इतना खुला होना चाहिए, जितना ये आपको किनारे नजर आ रहे हैं इसको इतना खुला होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है, म्यूकस की वजह से बिल्कुल टाइटन हो गया. राइट. How are you going to assess? Assessment findings में आप देखोगे एक्सट्रीम डिस्निया. एक तो होता है ना डिस्निया हो रहा है, एक एक्सट्रीम डिस्निया हो रहा है विद प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन. ठीक है. प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रीम डिस्निया हो रहा है. और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारी ऑब्स्ट्रक्शन है. नेजल फ्लेयरिंग. You as a nurse will find out, दूर से चलती हुई भी ना आप देख सकते हो कि पेशेंट डिस्निया में है. कैसे, इसलिए कि उनकी जो ये जो नॉस्ट्रल्स हैं ये आपको फ्लेयर करते हुए नजर आएंगे.
अब फ्लेयर क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग टू ब्रीद इन, एयर हंगर सॉर्ट होता है, ऐसे करते हैं तो फिर नेजल फ्लरिंग शुरू हो जाती है. यूज एसेसरी मसल्स. नाउ सिंस दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रीथ, तो वो क्या है कि ये सारे एसेसरी मसल्स हैं, ठीक है, ये सारे एसेसरी मसल्स का वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. यू नो, कभी पेशेंट, ऐसे पेशेंट को आपको मिले तो उनसे अगर आप उनके कंधे दबाने शुरू करो, दे फील सो गुड. व्हाई? बिकॉज कि उनका जो ये मसल्स खींच खींच के सांस लेने से क्या हो गया, इतना थकावट और इतना स्पैज्म हो चुका होता है कि वो दुखते हैं. तो जब उनको थोड़ा सा प्रेस करो, दे फील गुड. ओके. डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड. उनकी उनकी जो ब्रेथ साउंड है वो थोड़ी सी डिमिनिश्ड हो जाती है. प्रोलॉन्ग वीजिंग ऑफ एक्सपिरेशन. प्रोलॉन्ग वीजिंग में जब वो सांस निकालते हैं तो उनकी सांस में आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी. Wheezing may be absent if there is insufficient airflow. अब जो wheezing है, अगर नहीं है तो उसमें का मतलब है कि आपका जो अंदर का जो एयर फ्लो है वो ठीक नहीं है. एज लॉन्ग wheezing आ रही है, इट मीन्स के यू आर मच बेटर, फिर भी बेहतर है. लेकिन अगर wheezing कम हो जाती है किसी वजह से, नहीं सुनाई देती है, इसका मतलब है इनसफिशिएंट एयर फ्लो है थ्रू द एयरवे और रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो रहा है. ठीक है. सो द गुड साइड इज यू नीड टू हियर द वी साउंड. अगर वी साउंड आ रही है इसका मतलब कि फिर भी बेटर है. अगर नहीं आ रही है तो इनसफिशिएंट एयर फ्लो है. इसका मतलब है कि पेशेंट कैन ऑल्सो गो इनटू रेस्पिरेटरी कोलैप्स. ठीक हो गया? ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज कफ. खांसी आएगी बहुत ज्यादा. ठीक है. नॉन प्रोडक्टिव है, विद थिक टेन एक्यूएस स्प्यूटम. ये बहुत ज्यादा थिक मोटा किस्म का जो बलगम है ना, उस किस्म का म्यूकस आएगा. ठीक है. टेकिकार्डिया है, रैपिड थ्रेडी पल्स. ठीक है. टेकिकार्डिया, आप उसकी अगर पल्स चेक करोगे तो वो कैसी होगी, रैपिड होगी और थ्रेडी पल्स विद पैराडॉक्सिस. चेस्ट टाइटनेस. ठीक है. चेस्ट टाइटनेस, सीना ऐसे जैसे मुट्ठी में आ गया, राइट. फटीग, उसके बाद इतना सांस लेने का, इतना प्रोलॉन्ग अस्थमा अटैक की वजह से क्या होता है कि फटीग होता है, राइट. एंजाइटी और फियर. एंजाइटी और फियर हमने पहले भी देखा था, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट सोचता है पता नहीं अब कल हम देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे. ठीक है. इतना ज़्यादा उनको अपनी हालत ख़राब लगती है कि अब हमें सांस आ नहीं रहा, पता नहीं अब हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं. Now what are the diagnostic tests which you will do? ठीक है. अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या देखोगे, ये कौन आ जा रहा है अभी तक. ठीक है. 11 में से हमारे पास अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं. 5 स्टूडेंट्स थे, एक फिर से गायब हो गया. वेयर आर दे? बेटा दिस इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट. ठीक है. आप लोग मेरी क्लास में ही गायब हो रहे हो, इट मीन्स कि आपको मेरी समझ में नहीं आ रही और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्लास. ठीक हो गया. सो यू नो आई एम नॉट हैप्पी. या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही या आपको स्लाइड नजर नहीं आ रही, जस्ट लेट मी नो.
Okay, now if you go for your diagnostic test finding, laboratory findings, ठीक हो गया. Chest X-ray, आपको अगर when you go for the chest X-ray, ठीक है, in your chest X-ray you will find hyperinflation. ठीक हो गया. ये भी चीज हम लोग ने मैंने पहले भी बताया था. Will go in a thorough study, but meanwhile you need to know कि ये भी चीज फाइंडिंग में इनिशियली शुरू में what you will find hyperoxemia, normal pH, low partial pressure of carbon dioxide because of hyperventilation, followed by किस वजह से, by elevation in partial pressure of carbon dioxide and decrease in pH. आपका pH level कम है, partial pressure of carbon dioxide ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें क्या हो गया, उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो गया. आपको उसकी ईबीजीज की रिपोर्ट में आपको मिलेगा. देन कम्स द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आ गया. डिक्रीज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम. कंप्लीट ब्लड काउंट आप देखोगे, मैं उसका जो इंक्रीज इसिनोफिल आएगा आपको मिलेगा, उसके अंदर पता लग जाएगा कि इफ द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द स्टेरॉइड्स, ठीक है, तो इसिनोफिल इंडिकेट करेगा एलर्जिक रिस्पॉन्सेस. Only if the patient is not taking steroids. And then comes the sputum analysis for culture and sensitivity. Identification of positive organism if infection is present. अब अगर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है और आपको क्या कहते हैं वो ज़्यादा बलगम भी आ रही है, ठीक है, तो उसकी बलगम को आप क्या करोगे, कल्चर टेस्ट के लिए भेज दोगे, जिससे पता लगेगा कि कल्चर इसकी सेंसिटिविटी किस में है, किस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी ज़रूरी है. ओके, पेशेंट केयर आप कैसे केयर करोगे पेशेंट की, ठीक है. पेशेंट की केयर में गोल रिस्टोर एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर टिश्यू perfusion. Now your goal is to restore the ventilation, adequate ventilation, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, रिस्टोर करना है. स्ट्रेटजी क्या होती है. Now what are you, how you're going to do it, which strategy you will use. Administer humidified oxygen therapy to correct hypoxia, ठीक है. ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यानी कि उसके अंदर आपको ह्यूमिडिफाई थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन देना है वाटर के साथ, ठीक है. वो जो आपके पास सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसके अंदर आप ह्यूमिडिफाई वो लगाते हो ना मीटर, तो उसके साथ आपने ऑक्सीजन देना है. इंट्यूबेट करना है अगर मैकेनिकल वेंटिलेट करना है, ठीक है, या फिर आपने क्या करना है, इफ शी कैन नॉट मेंटेन ब्रीथिंग. सक्शन एज नेसेसरी टू रिमूव सिक्रेशन, ठीक है, सक्शन करोगे. एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स को दोगे, मेडिकेशन थेरेपी दोगे. ब्रोंकियोडायलेटर्स एंड डायलेट स्मूथ वेसल्स ऑफ लार्ज एयरवे, ठीक है, आप ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे ताकि उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाए, सो दैट द पेशेंट कैन ब्रीथ easily, ठीक है. Most of the strategies are similar with to which I have given you the pulmonary embolism and all. उसके साथ ये बहुत सारा मैच करता है. बहुत सारे इसके जो इंटरवेंशंस हैं, उस इंटरवेंशन के अंदर क्या है, सिर्फ दो एक बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, बाकी का ऑलमोस्ट सारा एक जैसा है. दैट्स द टिप. द गुड साइड ऑफ द मैनेजमेंट इज कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मेल खाती हैं. ऐसे लगता है जैसे हम ये पढ़ चुके हैं, या ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, बट कॉमन बातें हैं इसके अंदर, ठीक हो गया. Administer corticosteroid to decrease inflammatory response.
आप उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, एंटीबायोटिक दोगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करोगे. Encourage patient to cooperation with therapy such as mechanical ventilation. अब अगर उसको वेंट पे डालना है तो जरूरी है पेशेंट की थोड़ी सी कोऑपरेशन आपको मिले. Assess and document continuous. आप क्या आपने assess करना है, आपने continuously ECG rhythm को देखना है, अपने continuous vital signs, mental status, heart, lungs, bowel sounds, urine output, right? और किसी भी किस्म के signs symptoms indicating changes in these parameters. इन these parameter में कौन सी changes हो सकती हैं? ECG rhythm में कोई आपको change नजर आ रही है, वाइटल साइन में आपके पास आ जाता है बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, O2 सैचुरेशन. ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है, लंग और हार्ट में आपको कुछ पता लगता है, जैसे हार्ट में आपको हार्ट बीट मिस हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, बहुत डल हो रही है, ये चीज़ें जो है वो आपको सारा अगर चेंजेस नज़र आते हैं, you need to inform the doctor. ABG जो है measurement and monitor for hypoxia and acid base balance. तो ये आप जब ABG की रिपोर्ट लोगे उसी के अंदर आपको ये सारी मिल जाएगी. Monitor sputum production for color बहुत ज़रूरी है. इसमें क्या है, वाइट है, इसके अंदर येलोइश है, ग्रीनिश है, ब्राउनिश है, ब्लडी भी हो सकता है स्प्यूटम. ठीक है, सो ये जो है आपको उसके कलर पे देखना है, उसकी विस्कोसिटी और उसकी क्वांटिटी को देखना है कि कितना ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, पोजीशन द पेशेंट फॉर कंफर्ट. वो जिस साइड पे अपने आप को कंफर्ट फील करता है, अपराइट पोजीशन में करता है, साइड लाइन पोजीशन राइट या लेफ्ट. ठीक है, किस पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है. कोशिश करो एलिवेट करो उसके हेड साइड को ताकि उसको सांस लेना इजी हो जाए. राइट, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू फैसिलिटेट respiration. Have the patient turn, cough, deep breathe to aid gas exchange and perfusion. अब अगर वो एक ही तरफ लेटा रहेगा तो कभी भी वो क्या कहते हैं उसकी गैस एक्सचेंज में काम नहीं पड़ेगा. ठीक है, वो क्या करेगा कि एक ही साइड पे पड़ा रहेगा और वो वहीं का वहीं जमा रहेगा. तो कोशिश करो उसके हर 2 घंटे के बाद साइड चेंज करो, अपराइट पोजीशन में लेकर आओ, चेस्ट फिजियोथेरेपी. तो ये सारा कुछ करने से क्या होगा कि पेशेंट की जो आप उसको मदद दोगे उसको ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए. प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज फियर एंड एंजाइटी. ठीक है, जब उसको सांस नहीं आ रहा पेशेंट को तो क्या होता है कि पेशेंट थिंक्स कि ही इज गोइंग टू डाई, मर जाएगा, सांस नहीं आ रहा उसको. तो उसके अंदर से उसकी वो एंजाइटी आपको दूर करनी है. Help the patient and family to identify allergen or irritants that may be precipitate an attack. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनको किस चीज से एलर्जी है. राइट, अब like there are certain people who get allergy with certain perfumes. There are people who get allergy with the pollen. Right, there are people who get this with the weather. कैसा है, जिस किस्म का वेदर है. ठीक है, सो आपको मालूम करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो इरिटेंट क्या चीज़ है या वो एलर्जिन कहाँ है जो कि उसके अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं. बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस दे दो दे गेट एस्थमेटिक. ठीक है, सो ये आपको फाइंड आउट करना है. Teach the patient how to monitor respiratory functioning by using forced expiratory flow. ये हमने पल्मोनरी एम्बुलेशन में और उसमें भी पढ़ा था. ठीक है, सो आपको उनको सिखाना है
कि वो स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब और मज़ीद आपको मालूम करना है, यू नीड टू गो फॉर पेशेंट विद एस्थमा। देखो कि टीचिंग टिप्स क्या है एस्थमा की, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा मिल जाएगा। डेवलप इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉर पेशेंट एंड फैमिली। Emergency action plan क्या होता है? Like you know, you tell the patient, you explain the patient कि घर के आपके जो drawers हैं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा like you are in the kitchen or you are in the washroom or you are in your bag, in your duty टेबल जो है आपके पास डेस्क है, हर जगह आपके पास जो इनहेलर है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि इफ़ यू गेट एस्थमेटिक यू और सब कुछ छोड़ो, टेक आउट योर इनहेलर, टेक योर पफ, ठीक है। तो ये एक्शन प्लान है। अब फिर आपको जिन चीज़ से एलर्जी है आप वहाँ से उस जगह फौरन छोड़ दो, ठीक हो गया। ओके, सो घर में जैसे आप नेबुलाइजर रख सकते हो, यू कैन नेबुलाइज योरसेल्फ, राइट। उससे ये दैट इज आल्सो एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। यू कैन टेक स्टीम, ठीक है, सांस नहीं आ रहा, यू कैन टेक स्टीम, यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी, राइट। सो ये पेशेंट और फैमिली को सिखाना ज़रूरी है। थेरेपी तो आपकी फैमिली मेम्बर से देंगे, बट फॉर द पेशेंट आपके रीचेबल हैंड में आपकी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। पेशेंट विद एस्थमा के टीचिंग टिप्स क्या हो सकते हैं? बी श्योर टू include your following topics in teaching plan for asthmatic patient। अब आपने जो भी टीचिंग प्लान बनाया हुआ है उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? एस्थमेटिक पेशेंट के बारे में कुछ टिप्स होने चाहिए। रिकॉर्ड पीक फ्लो रीडिंग। अब वो जो फ्लो मीटर आपको मिला है, ठीक है, उस फ्लो मीटर में क्या है कि आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम आपने जब रीडिंग ली तो उसकी क्या पॉइंट्स थे, फिर जब आपने दोबारा से लिया तो क्या थे, दूसरे दिन जब आपने ये लिया तो उसकी रीडिंग कैसी हुई। अब इतने दिन से जो अंदर वो जो बॉल है इट टचेस द टॉप, ठीक है। सो आप उसकी भी रीडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनिंग एन एस्थमा सिम्टम डायरी। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उस डायरी के अंदर आपके पास ये सारे आपके वाइटल साइंस, आपका फ्लो मीटर का होना ज़रूरी है। आपने आज क्या कितनी देर के लिए स्टीम लिया, आज आपकी चेस्ट थेरेपी हुई कि नहीं हुई, यू नो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू हैव। Correct use of metered dose inhaler and bronchodilators. This is your क्या कहते हैं पफ, ठीक है। आप वो वेंटुलिन पफ किस तरीके से ले रहे हो, आपका क्या आपको किस तरीके से सिखाया गया है, गलत तरीके से ले रहे हो कि पूरे तरीके से ले रहे हो, ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ पीक फ्लो मीटर टू डिटरमाइन द पेशेंट बेस्ट बेसलाइन फ्लो रेट एंड टू मॉनिटर डेली स्टेटस। ये आपके डेली स्टेटस में आपको उसका पीक फ्लो को मालूम करना है, ठीक हो गया। Yeah, this is asthma and your airway, right? This is the normal airway. This is the asthmatic airway. अब ये देखो स्मूथ मसल्स जो हैं आपके, इट्स ऑल रिलैक्स। यहाँ पे थोड़े से टाइटन होने शुरू हो गए। अब जब टाइट हो गया तो ये बबल्स अब आ गए। एयरवे ट्रैप्ड इन एल्वोलाई। अब यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया और ये बैलून बड़ा हो गया, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं, ये आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, ये क्या हो गए हैं, सारे टाइट हो गए। बैंड लगाना तो क्या है, वो नीचे से मसल्स जब फूल गए तो क्या है, वो बबल अप होके बाहर की तरह। वाई? क्योंकि इसके अंदर सारी कंजेशन है
اور اس کا فلو جو ہے وہ پیچھے ریٹین ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بینڈ اس کا مسل بینڈ جو ہے وہ ٹائٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا ایئر وے دیکھ رہا وال انفلیمڈ ہے اور تھک ہے. تو یہ ایزمیٹک ایئر وے ڈیورنگ اٹیک کے وقت ایسے ہیں، جب اٹیک ختم ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نارمل تو وہ رہتا نہیں ہے، لیکن کم از کم تھوڑا سا ایئر وے کلیئر ہو جائے. اوکے. گرین یلو ریڈ. ٹھیک ہو گیا. اب گرین یلو ریڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. گرین جو ہے وہ سیف زون ہے. 80 to 100% of best baseline ویلیو. ٹھیک ہے. گرین آپ کا سیف لائن ہے. یلو میں آپ کا جو کلر ہے دیٹ از 50 to 80. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ گرین میں اس نے کہا ہے 80 to 100. دیٹس دا بیسٹ. تھوڑا سا جو ہے کوشن ہو جانا چاہیے کہ 50 to 80 of best baseline value with coughing or wheezing that may prevent normal activity. ٹھیک ہے. آپ کی نارمل جو ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو جاتا ہے. جو یلو کلر آئے تو آپ کو یلو کلر شو کرو تو وہ کوشن ہے. ٹھیک ہے. ریڈ جو ہے وہ ایمرجنسی زون میں آ جاتا ہے. لیس دین 50 آف بیسٹ بیس لائن ویلیو. ٹھیک ہے. سو جب آپ اپنا جب اسٹریٹجیز لکھ رہے ہو اور اس میں یہ کلرس کے ساتھ آپ بتاتے ہو تو اس میں آپ بتا سکتے ہو کہ 80 to 100 گرین ہے، 50 to 80 یلو ہے، اور لیس دین 50 جو ہے ایمرجنسی بیس لائن ویلیو ہو جاتی ہے. Identification of pattern in sign symptoms to detect worsening airflow obstruction. اب آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سا پیٹرن سائن سمٹمس ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. رائٹ. اوائڈنس آف نون اریٹینٹ اینڈ الرجی. اب جس چیز سے آپ کو الرجی ہے یا جو چیز آپ کے اریٹینٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. الرجن پروفنگ ایٹ ہوم. الرجن پروفنگ پروف کرنا کہ یہ چیزیں آپ کے گھر میں کوشش کرو کہ کم سے کم پڑی ہوں، کہیں آپ کا اس کا استعمال زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. میڈیکل فالو اپ اینڈ کمپلائنسز ود دا تھراپی. اب آپ کو جو میڈیسن ملی ہے اس کا آپ کو فالو اپ رکھنا بہت ضروری ہے. جب ڈاکٹر سیڈ کہ آپ نے اپنا جو کارڈ مینٹین کرنا ہے، اپنی ڈائری مینٹین کرنی ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اور ویک یو ہیو ٹو ٹیک یور ڈائری ود یو. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو شو یور ڈائری ٹو دا ڈاکٹر کہ بھی میری ڈائری یہ کہتی ہے، سو دیٹ ڈاکٹر نوز کہ ہاؤ مچ یو آر امپروونگ. ہو گیا. یا واٹ آر دا تھنگس دیٹ ٹریگر ایستھما. بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اریٹینٹس یا وہ کیا چیزیں ہیں. There was time when I was allergic to cats. بہت سخت الرجی تھی مجھے، یہاں تک کہ مجھے ونٹولن انہیلر تک لینا پڑ گیا کیونکہ میں اتنی سخت الرجی تھی. I don't know why وہ کس طریقے سے الرجی ختم ہو گئی. اینڈ آئی ہیو گاٹ کیٹ، اور اب اس کیٹ نے بھی آگے 3 کیٹنس دے دیے ہیں. سو سنس 10-12 years ہو گئے مجھے. I'm not allergic to cats. ادروائز یہ جگہ یہاں پہ بلی بیٹھ کے چلی گئی، یہاں پہ میرا ہاتھ لگ گیا اور کسی طریقے سے غلطی سے میرے منہ کو ہاتھ لگ گیا. آپ یقین کرو میرے آنکھوں سے ناک سے اتنا پانی، اتنی ایچنگ کہ مجھے سمجھ میں نہیں تھا. میں اتنی زیادہ الرجی تھی کیٹس میں. پھر فائنلی آہستہ آہستہ I started
टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ्स, है ना, बहुत ज़्यादा सांस खराब होने लगा. देन आई नीड टू यूज दिस इनहेलर. एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आप जब एक्सरसाइज कर लो तो उसमें भी क्या होता है कि यू कैन गेट एस्थमा अटैक. दिस इज पोलन. ये जो हम लोग फूंक मार के एक ही फूंक पे हम कहते हैं ना उसको करके उड़ा दो सारा माई बुड्ढी के बाल, ये ठीक है. ये जब उड़ते हैं, ये उड़ के बाज लोगों के नॉस्ट्रल में जाके क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनको एस्थमा अटैक का चांस मिल जाता है. दे आर बग्स इन द होम. घर के अंदर कुछ बग्स होते हैं जो आपको एलर्जी दे सकते हैं. केमिकल फ्यूम्स, ये स्वीप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, ये भी क्या होते हैं, ये बाज़ का एलर्जी पैदा करते हैं. नॉट ओनली दिस, इवन परफ्यूम्स कैन कॉज एलर्जी. मुझे भी परफ्यूम्स एलर्जी है, लेकिन सॉफ्ट स्वीट सॉफ्ट जो स्मेल है वो नहीं करेगा. ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग पॉइजन किस्म के, कोबरा किस्म के जो स्मेल है, दैट विल कॉज मी स्वियर 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 हेडेक. इतना हेडेक कि मैं मुझे टेम्परेचर होना शुरू हो जाए. Cold air, if you don't cover your nose, if you don't cover yourself nicely, you can get allergy to cold. फंगस स्पोर्स. ठीक है. फंगस स्पोर्स में ये मशरूम किस्म की चीज़ें हैं. ठीक है. दीज आर फंगस. हम लोग मशरूम बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंगस स्पोर्स हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं. वेल ऑफ कोर्स डस्ट इज देयर. आप लोग घर की डस्टिंग शुरू कर दो, नाक मुंह ना लपेटो, तो आपको क्या होता है, सांस खराब होनी शुरू हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है. ठीक हो क्या. देन स्मोक, ऑफ कोर्स सिगरेट स्मोकिंग. अगर आप नहीं पीते हो, साथ वाला पी रहा है, तो उससे क्या होता है, सख्त क्या कहते हैं, स्मोक से आपका ब्रीदिंग खराब हो सकती है. स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ऑर्डर इज गुड. ठीक है. अब ये इन्होंने जो एनिमल दिखाया है, ये क्या करता है, अपना एक सेंट पास करता है अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है. उसका ये डिफेंस मैकेनिज्म है. वो समझता है कि ये मुझे कोई पकड़ने आया है, तो इससे पहले कि कोई उसको पकड़े, वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग उसमें वो सेंट स्प्रे करता है कि नहाते भी रहो तो भी ना जाए दूर. इतनी सख्त बू आपके ऊपर स्प्रे करता है. पॉल्यूशन, ये आप देख सकते हो कि कितना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है. ठीक है. इसके अंदर क्या हो गया है कि इस डस्ट पॉल्यूशन से हमारी तो वैसी पोलन, ये ओजोन की लेयर खराब हुई है. ठीक है. जल्दी से सब बीमार हो जाते हैं. तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनको इसके डस्ट से, इनके स्मोक से, इनकी स्मेल से एलर्जी हो सकती है. एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करो, उससे भी आपको क्या होता है, एस्थमा अटैक हो सकता है. ठीक है. ये स्ट्रेस इज देयर. हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा किसी बात का आप स्ट्रेस ले लो तो आपका सांस खराब हो सकता है. यू कैन हैव एन अटैक फॉर हैविंग दिस स्ट्रेस. ठीक हो गया. सो these are the things which trigger asthma. ये इन चीज़ों को छेड़ो तो ये आपके साथ एस्थमा हो सकता है. Yeah, Eduardo. So this was all about your status asthmaticus, and still only 6 students are present out of 11. 5 students are still absent. ठीक हो गया. So आज की तारीख में आप हमारे पास only 6 students हमारे पास प्रेजेंट हुए हैं, एंड हमने पढ़ा एस्थमा,
एस्थमेटिक्स, ठीक है, ओके। और आज है हमारे पास 8 5। So this was all about your अपडेट। आपके अटेंडेंस का अपडेट क्या है पता नहीं, कौन कौन आए। जूलियस, इफ्रा, बेटा आपकी अटेंडेंस जो है ना बहुत जीरो जा रही है। आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे, या फिर आप लोग मुझे नहीं पसंद करते हो, है ना। दिस इज जस्ट नॉट गुड। ओनली 6 स्टूडेंट्स। बस अस्सलाम वालेकुम करके गायब हो जाते हो, पता नहीं मौजूद भी हो के नहीं। व्हाट नो मैम, doesn't seems to be, you know। अब इतनी देर हो गई है ना आप लोगों की, तो मैं I don't want you to like me, I want you to like my topic, I want you to like my way of teaching. I don't know whether you like it or not. That is why only 6 students are present. I was asking Raquel how many students were there. She said almost all students were present. I said for me only 4 students were present. You know, this what made me very angry कि मेरी क्लास में आप लोग नहीं आना पसंद करते शायद। Anyways, मैंने तो क्लास लेनी है और मैंने ले ली। Still then, okay, the next topic which I'll be taking will be on, this chapter is almost finished, right? I'll be taking your mechanical ventilation, which is related to your respiratory system. ठीक हो गया? If you open your curriculum, ठीक है, अगर आप अपना करिकुलम खोलें तो उसके अंदर वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद द रेस्पिरेटरी फेलियर एज द स्टेटस एस्थमेटिकस आज हमने फिनिश किया। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हमने पढ़ लिया। एक्यूट इनहेलेशन इंजरी पढ़ लिया, ठीक है। और चेस्ट ट्रॉमा हमने देख लिया। एक्यूट इनहेलेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसी वजह से सारे हमने उसी के अंदर कवर हो जाता है। Okay, and then now we'll be starting with our mechanical ventilation concept in patient care. Right हो गया? So we'll start with the mechanical ventilation और physiology and indication mechanical ventilation, ये सारा तो हम देखेंगे ही, मोड्स वगैरह ये इसी के अंदर ही अंदर यू नो एक प्रेजेंटेशन के अंदर ही ये ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक हो गया? और इसके बाद हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रबल शूटिंग रिलेटेड मैकेनिकल वेंटिलेशन, वीनिंग क्राइटेरिया। बेटा ये बहुत सारी चीज़ें लाइक कॉम्प्लिकेशन, होलिस्टिक केयर वगैरह, ये सारा क्या हो जाता है कि ये आपके उस प्रेजेंटेशन के अंदर ही सारा कुछ कवर हो जाता है। सो विल ट्राई टू फिनिश दिस मैकेनिकल। I'll send you the presentation so that um, you can do your pre-reading. हो गया? शायद मैं आप लोगों को इसका हैंडआउट्स दे देती हूँ एंड देन यू डोंट फील लाइक यू नो अटेंडिंग द क्लास। सो मेरे ख्याल से मुझे नहीं देना चाहिए। इसको खोलो और उसमें से स्टडी पढ़ो और बंद कर दो। ठीक हो गया? सो मैं नहीं सेंड करूँगी। इस तरीके से आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते। मैंने आई हैव seen this. So I'm not going to send you any presentations. You have to open your presentation, read it, copy it, print it, whatever you like, but I'm not going to send you by mail. जब तक मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, I can see none of you are attending class because you have already have your uh,
this presentation. So next coming year days में I'm not going to send you any presentation. आपके इसके online मौजूद हैं. Go ahead, read it. No, this respiratory is almost finished and I'm going to take your test. हो गया? उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है. Then we'll go on to neurological disorders. इस neurological disorders में बहुत सारी बातें आ जाती हैं. ठीक है? Altered consciousness है, metabolic encephalopathy है, status epilepticus है, psychosis है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड सो फोर्थ. तो ये फिर में हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बोलो बोलो. एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? कुछ नहीं. इसके बाद किसकी क्लास? Related to respiratory, yes. Related to respiratory, yes, this was the last topic. And from tomorrow on, not tomorrow, from Tuesday, we'll continue with the mechanical ventilation. ठीक हो गया? The book which I have given you, this book, Critical Care Nursing Book. ठीक है, ये आपकी क्रिटिकल केयर नर्सिंग बुक है. आप उसके अंदर आपको जो मिस उसने राखल ने भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है. मिड टर्म का सिलेबस इतना होगा, इतना लॉन्ग है. कितना लॉन्ग है बेटा? अभी तो हमने क्या कहते हैं ये दो मुश्किल से ऑब्जेक्टिव्स खत्म किए हैं, है ना. एक तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर जो था वो हमने खत्म किया, और अब हमने रेस्पिरेटरी को खत्म किया. रेस्पिरेटरी के बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल, उसको हम देखेंगे. ठीक है, और एक के अंदर छोटा छोटा कितना बहुत सारा आ जाता है सिलेबस. ठीक है, सो नो मोर प्रेजेंटेशन. आप लोगों को चाहिए मुझे फीडबैक सेंड करो, ताकि मैं उस फीडबैक को भी देखूं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं. बाकी आपका टेस्ट से पता लग जाएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक हो गया? नो मैम, क्लियर है? गुड. क्लियर है? गुड. नो मैम, ऐसा ही नहीं है. We like you. Okay मैम, ओके मैम, ओके. नो क्वेश्चन. नो मैम. मैम जी लास्ट है आज. नो, लास्ट क्यों है आज? जिंदगी रही तो मैं ट्यूसडे को फिर आपके साथ 2 घंटे आपका सर खाऊंगी. मिड टर्म का सिलेबस इतना लॉन्ग है. वेल, मिड टर्म जब आएगा तो हम देखेंगे. अभी आप क्लासेस लेते रहो. ठीक हो गया? हबीबा, ओके. इफ्रा जी मैम. सो कोई काम की बात आपने नहीं पूछी मुझसे, मैं क्लास को बंद करूं फिर? ठीक हो गया? लेट मी. अभी जब क्लास खत्म हो रही है तो 7 स्टूडेंट आ गए हैं. थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर नाउ. मीट यू ऑन ट्यूसडे विद न्यू टॉपिक. खुदा हाफिज.